भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी आपने? विचारों से ही मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। सर, कुछ रोज पहले अखबार में एक हेडलाइन छपी, कौन है ज्योत्सना महंत? क्या कुछ था? पूर्व मंत्री माननीय भैयालाल राजवाड़े जी, उस कार्यक्रम में मैं भी था। लोगों से पूछा गया कि ज्योत्सना सांसद कौन है जानते हैं? तो लोगों ने सांसद के नाम नहीं बता पाए। सर, अभी वर्तमान में हम चिरमिरी में हैं, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। क्या कुछ इसके लिए आप रोड मैप तैयार करके रखें? निश्चित रूप से चिरमिरी छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की भौगोलिक बनावट। आपने एक बयान दिया था कि पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के ऊपर कि उनकी संज्ञा आपने मुगलों से की थी। क्या कुछ मामला? निश्चित रूप से मैं पहले भी बोला था, आज भी उस बातों को बोल रहा हूँ, चूँकि मुगलों ने देश में 600 साल तक राज किया। सर, ये सवाल जो आपका है कार्यक्रम में, हम आम जनता के भी कुछ सवाल रखते हैं। हल्दीबाड़ी चिरमिरी से विधि विश्वकर्मा का सवाल है। सर, वहाँ खदानें बंद हो चुकी हैं, पुरानी खदानें। इस कारण विस्थापन की स्थिति आ चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ खदान में अभी कोयला पर्याप्त है, अंजनी खदान हो गया। तो क्या कुछ उसके लिए आप करने वाले हैं? विश्वकर्मा जी का सवाल बहुत जायज़ है। उनकी बातों में दम भी है और दर्द भी है। जी। सर, एक सवाल और है आपसे। विनय जायसवाल जी ने आपके ऊपर, पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था आदिवासियों की ज़मीन हड़पने का। क्या कुछ मामला था? बोलते हैं ना कि ऊपर में भी कोई शक्ति काम करती है, नीचे वाले की इच्छा से कुछ नहीं होता। वो उस समय मेरी टिकट कटवाने के चलते वो जानते थे कि जनता किस प्रकार से मुझे चाहती है, और उसकी प्रमाण मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव में उसका प्रमाण भी मिला, और तमाम तरह से मुझे बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिला रहे हैं, विधायकों से मिला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वर्ग में, यानी चिरमिरी में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरो न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मनेन्द्रगढ़ के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी होती है, हम हर नेता के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जनता को बताना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका जीवन, जन्म स्थान और शिक्षा दीक्षा, इसके बारे में पहले जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं और आभार कि आप लोगों ने चलकर खुद ही यह इंटरव्यू के लिए आए हैं। मेरा जीवन एक बहता हुआ पानी जैसा है। छोटे छोटे पानी की बूंदों से बड़ा होता है, फिर वो धीरे से खेतों से, खलिहानों से होता हुआ नाले में जाता है, नाले से नदी का रूप लेता है। इस प्रकार से जीवन है। मेरे पिताजी एक इसी गांव में, रतनपुर में ही कृषक थे, और हमारी ये पीढ़ियों से कृषि का ही व्यवसाय रहा। और चूँकि किसान का बेटा होकर किस प्रकार से उम्मीद किया जा सकता है, ये पहले जिस प्रकार किसानों की दुर्दशा थी वो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब भी कोई कविताएं लिखी गई किसान के ऊपर, उसकी वो पसली दिखती थी, फटे हुए बनियान, फटे हुई धोती, मैले कपड़े। तो इस प्रकार का जो चित्रण था वो चरितार्थ था। और 7 भाई बहन हम लोग रहे हैं, और उस समय परिवार को पालना ही पिताजी के लिए बड़ी चुनौती थी। और गांव में ही प्राइमरी तक शिक्षा दीक्षा मैंने किया। दूसरे बाजू के गांव में मिडिल स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पढ़ाई किए। पैदल जाते थे, कच्चे सड़क थे, गलियों ऐसे जंगल झाड़ी। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मैंने खड़गवां से किया। और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा हमारी चिरमिरी में हुई। वहाँ से मैंने MSc रसायन शास्त्र से 98 में किया, और वहाँ से मेरा शिक्षा पूर्ण हुआ। फिर आकर गांव में खेती बाड़ी काम चालू करने लगा। छोटा छोटा
बाज़ारों में जाकर अनाज खरीदना, बेचना, वनोपज, ऐसा करते करते ये काम बढ़ता रहा। और 2003 में एक मैंने छोटी राइस मिल डाली, फिर उसको 2005-06 में बड़ा किया, फिर 2008 में दूसरी राइस मिल लगाई, और इस प्रकार से व्यवसाय को सुदृढ़ करने के बाद मन में लगा कि अब समाज सेवा भी करना चाहिए, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, गीता भागवत, गरीबों के यहाँ शादी, कोई ख़त्म हो गया गरीब आदमी तो उसके काम क्रिया के लिए पैसे की व्यवस्था करना। गांव में पहले एम्बुलेंस सेवाएं नहीं थी, तो जो बहुत गंभीर बीमार है उसको हॉस्पिटल तक भेजना, उनकी व्यवस्था करना, ये सब काम होने लगा। लेकिन लगा कि राजनीति के बिना समाज सेवा भी संभव नहीं है। फिर मैंने निश्चय किया कि छोटा चुनाव लड़के देखते हैं, और 2009 नवंबर दिसंबर में ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, अधिसूचना जारी हुई, और उसमें मैं जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से खड़गवां से जीता मैंने। इसके बाद निर्विरोध रूप से जनपद का उपाध्यक्ष बना, और 4 साल जनपद का उपाध्यक्ष में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा के लिए 2013 में टिकट दिया। 2013 में मैं विधायक भी बन गया, और 2013 से 18 तक विधायक रहते हुए मैंने जनता की सेवा की। 2018 में फिर पार्टी ने टिकट दिया, 4073 मतों से मैं चुनाव हार भी गया। फिर भी अपना रफ्तार को मैंने कम नहीं किया, उसी गति से काम करते हुए समाज सेवा को लेकर, पार्टी के कामों को लेकर। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी संगठन में, किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कोरोना काल में लोगों की सेवा का कार्य का बहुत पूरे प्रदेश में एक अवसर मिला। हमारी टीम के साथ हम लोगों ने काफ़ी कोरोना काल में सेवाएं की। इसके बाद संगठन ने कोरबा जिला का मुझे प्रभारी भी बना दिया। 1.5 साल तक कोरबा जिले के संगठन प्रभारी के रूप में काम भी किया। फिर 2023 में भी पार्टी ने फिर टिकट दिया, और इस बार बहुत अच्छे मतों से हमने जीत अर्जित किया। 49% करीब मत से जनता ने हमको इसमें चुनाव किया। और भारतीय जनता पार्टी में जानते हैं कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके आशीर्वाद से, माननीय विष्णुदेव साय जी के भरोसे से प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। ये मेरा संक्षिप्त रूप से अभी तक का सफ़र रहा। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनने के 2 कारण मेरे पास बताने को अभी पर्याप्त हैं। पहला तो विचारों से ही मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे समान रूप से। उस समय जगन्नाथ सिंह जी सांसद हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ आते थे, उनके क्षेत्र में पिताजी के उनके साथ प्रवास भी करते थे। फिर मेरे बड़े भैया थे, वो भारतीय जनता पार्टी में सरगुजा जिले के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे, एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। और साथ ही साथ जो चंद्र प्रताप सिंह, जो यहाँ से 2 बार सांसद भी हुए सीधी लोकसभा से और विधायक भी थे, वो हमारे यहाँ आना जाना, भोजन, तो उनसे काफ़ी मैं प्रभावित था। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जो जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और अटल जी जिस प्रकार से एक पूरे देश के एक ऐसे लीडर थे जो अपनी छाप जो है किसी के ऊपर छोड़ते थे, उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। और इन सभी बिंदुओं को देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया। सर, आप वर्तमान में विधायक हैं, आपके विपक्ष में रमेश सिंह जी थे। चुनाव से पहले कितनी चुनौती लगती थी आपको? देखिए, चुनाव तो चुनौती का नाम ही है। किसी भी चीज़ के चुनाव करने में, आपको खाने में भी अगर 4 प्रकार का व्यंजन दे दिया जाए तो कुछ समय आपको उसको चुनाव करने में लगता है कि किसको पहले खाएं। उसी प्रकार से चूँकि 5 साल के लिए क्षेत्र का दायित्व होता है, लाखों लोगों के मतों का होता है, तो आज के समय में ये बताना बहुत कठिन है कि कौन किसको वोट करेगा, कौन किसको मत देगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। रमेश सिंह जी
थे तो भी थी, कोई भी रहता, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस के कोई ना कोई तो लड़ते। तो चुनाव तो चुनौती का नाम ही है और निश्चित रूप से चुनौती रहा। लोकसभा चुनाव सामने है सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय स्पेशल कुछ ज़्यादा करती नहीं है, क्योंकि सतत रूप से संगठनात्मक काम भारतीय जनता पार्टी में ही चलते हैं। आप देखे होंगे कि हम विपक्ष में भी थे पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में, फिर भी हम लोगों ने बराबर कार्यक्रम किया। कांग्रेस का भले पता नहीं चलता था, उनके सरकारी दौरे, उनके मंत्रियों के, विधायकों के कार्यक्रम बनते थे, वो अलग था सरकारी कार्यक्रम, परंतु संगठनात्मक काम उनमें भी नहीं चलते थे। लेकिन हमारे यहाँ सतत रूप से चलता है और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो तैयारी तो संगठनात्मक रहती है, फिर भी चुनाव के समय विशेष रूप से तैयारी, जैसे हमारे जो प्रत्याशी है उसका नीचे स्तर तक, हर गांव तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं लेकर जो जनता को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमने 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया, आगे हमारा क्या विजन है, हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, अभी उससे पहले हमने क्या वादे किए थे, उन वादों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के रूप में किस प्रकार से हमने 90 दिन में पूरा किया। तो ये सारे मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर अपनी बात को रखने का है। वैसे मोदी जी की लहर तो पूरे देश में प्रचंड बयार चल रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से अपना कर रही है। सर, कुछ रोज़ पहले अखबार में एक हेडलाइन छपी, कौन है ज्योत्सना महंत, क्या कुछ था? देखिए, मैंने भी अखबार और चैनलों में देखा, हमारे पूर्व मंत्री माननीय भैयालाल राजवाड़े जी, उस कार्यक्रम में मैं भी था। लोगों से पूछा गया कि ज्योत्सना सांसद कौन है जानते हैं, तो लोगों ने सांसद के नाम नहीं बता पाए। पूछा गया कि आपने कोई, किसी ने देखा है गांव में, करीब करीब 300-400 लोग थे, किसी ने बोला कि हम आज तक देखे नहीं हैं। और यहाँ तक कि पूछा गया कि महिला हैं कि पुरुष हैं, तो बोले हम वो भी नहीं जानते कौन है, क्या है, कैसा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बात सही है कि माननीय ज्योत्सना महंत जी 5 साल से सांसद इस क्षेत्र में रहीं, परंतु सक्रिय रूप से उनका दौरा, प्रवास या क्षेत्र के विकास के प्रति इन 5 सालों में कोई भी ऐसा एक भी बड़ा काम नहीं दिखता। कुछ चिन्हित जगहों में उनका दौरा प्रवास हुआ होगा, ऐसा नहीं कहता कि उन्होंने दौरे ही नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से जनता को कम से कम 20% 25% जनता के बीच में 10% भी गांव में किसी भी जनप्रतिनिधि को 100% जाना चाहिए, लेकिन 10% भी उन्होंने नहीं किया है। और ऐसे में निश्चित रूप से बात तो आता है कि कौन है वो ऐसा करके, तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा। हाल ही में हमने टी.एस. सिंधु जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। आपको क्या ऐसा लगता है? ये बाबा साहब की खुशफहमी है, मुझे ऐसा लगता है, और वो भली भांति जानते हैं कि 5 साल में स्वास्थ्य का हालत कैसा था। 5 सालों में तो छत्तीसगढ़ का हेल्थ सिस्टम ही पूरा वेंटिलेटर में चला गया, और 5 सालों में जिस प्रकार से हम लोगों ने दूरस्थ अंचल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 15 सालों में आप सुकमा जाकर देखिए, दंतेवाड़ा जाकर देखिए, बीजापुर जाके देखिए, हमने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी फैसिलिटीज उन विशेष पिछड़े क्षेत्रों में हमने किया। और छत्तीसगढ़ में चाहे मैकाहारा हो, चाहे सिम्स हो, सरगुजा में खुद हमने मेडिकल कॉलेज खुलवाया, लेकिन 5 सालों आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन 5 सालों वहाँ तक का हॉस्पिटल भवन नहीं बन पाया। अभी 119 करोड़ रुपया मैंने अभी जारी करवाया है, और ऐसा आशा है कि 1-1.5 साल में वो भवन बन जाएगा। केवल 2.5 साल का मुख्यमंत्री के चक्कर में पूरा छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य सिस्टम है पूरा चौपट हो। सर, अभी वर्तमान में हम चिरमिरी में हैं, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्या कुछ इसके लिए आप रोड मैप तैयार करके रखें? निश्चित रूप से चिरमिरी छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक रूप से
कई ऐसे यहाँ स्थल हैं, झरने हैं। मैंने जब विधायक था तो पर्यटन बढ़ावा देने के लिए यहाँ कई ऐसे काम किए थे। हमारे जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर होगा, उसको मैंने डेवलप करने का प्रयास किया था, बाकी मंदिर के अलावा। यहाँ जो एडवेंचर पार्क बनाने के पिछले साल विधायक जी 5 साल तक जो एडवेंचर पार्क की बात करते थे, केवल बोर्ड ही लगा पाए। उसके लिए मैंने पहले से ही वहाँ डैम बनवा के रेडी करवा दिया था, ताकि किसानों को नीचे सिंचाई हो सके और उस डैम का उपयोग पर्यटन की दृष्टि से हो सके। यहाँ कई ऐसे ऊंचे स्थल हैं, पहाड़ी हैं, जिनको डेवलप किया जा सकता है। बरतुंगा क्षेत्र में ऐसे कई प्राचीन हमारे कलचुरी कालीन मूर्तियाँ अवशेष निकल रही हैं, उसको करके किया जा सकता है। बंद माइंस को लोगों को घूमने के लिए उसको डेवलप किया जा सकता है। वो सारी चीज़ हमारे दिमाग में है। और सबसे बड़ा चीज़, पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए, चिरमिरी के स्थायित्व के लिए, जो 5 साल से लंबित था, हमारे समय का स्वीकृत किया हुआ, पूरी ट्रेनें बाहर चली जाती हैं, तो नागपुर से लेकर जो चिरमिरी होते हुए पाराडोल तक जो लाइन है, उसको जोड़ने के इस बजट में उसका पैसा मिल गया है। वो जुड़ जाने से, लोगों का आने जाने का नया प्लेटफार्म हो जाने से काफ़ी लोग चिरमिरी घूमने आएंगे, और उस दिशा में मैं काम करूंगा और पूरी ताकत के साथ करूंगा। आपने एक बयान दिया था कि पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के ऊपर कि उनकी संज्ञा आपने मुगलों से की थी, क्या कुछ मामला? निश्चित रूप से मैं पहले भी बोला था, आज भी उस बातों को बोल रहा हूँ। चूँकि मुगलों ने देश में 600 साल तक राज किया, लेकिन कभी वो भारत को अपना नहीं समझे। उनका मानसिकता, उनके ब्लड में नेचर आ गया था कि केवल यहाँ से हमको लूटना है और उसको लेकर जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें स्थापित करना है। उसी प्रकार से कांग्रेस का संस्कार ही है। इन्होंने भी 70 साल तक राज किया। हम लोग छोटे छोटे थे तो तमाम आता था समाचार कि स्विस बैंक में पैसा लेच के डाल रहे हैं, इतने करोड़ विदेश में हैं। आज तो ऐसी कोई बात नहीं आती, देश का पैसा 1 रुपया बाहर के जो खजाने में नहीं जा रहा है, 2 नंबर के बैंकों में नहीं जा रहा है। तो जो बंगले के विषय में मैंने कहा था शिव डहरिया जी को, उन्होंने एक भी सामान बंगले में, यहाँ तक कि किचन को प्लेटफार्म तक उठा ले जाना, नल की टोटी तक जो अच्छा क्वालिटी का उसको निकाल कर ले जाना, जितने भी पर्दे लगे थे, पर्दे लगने के साथ जो हुक लगता है, हुक नहीं निकला है तो उसको खोद कर निकाल ले गए। तो जैसे मुगल पूरे मंदिरों में जो पहले हीरा मोती जड़ा होता था उसको निकालते थे, नहीं निकलता था तो उसको जला जला के निकालते थे, खोद कर निकालते थे। तो ये मुगल संस्कृति की जो याद था वो मेरे को ताज़ा हो गया, इसलिए मैंने मुगलों से तुलना किया था। सर, अभी हम बस्तर संभाग से ही आ रहे हैं। वहाँ हमने कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कावासी लखमा जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है, बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, और ये सब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हो रही है। क्या? देखिए, चूँकि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है जी, और मुझे कवासी जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरे साथ वो पहले भी विधायक थे, अभी भी विधायक हैं जी। और वो कितना किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए जी। राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और हमारी सरकार इसको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ताओं, कभी माननीय गृह मंत्री जी ने बातचीत की है कि अगर नक्सली वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता करके बातचीत अपनी रखें, क्या दिक्कत है, उनको मुख्य धारा में आए, और नहीं तो सरकार निपटने के लिए सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब आती नक्सलवाद कम होता है। उसका उदाहरण हमारा सरगुजा क्षेत्र है। यहाँ तमाम नक्सली गतिविधियाँ बढ़ गई थी, लेकिन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो समूल रूप से नक्सलवाद सरगुजा समाप्त हुआ। बस्तर में उस पर लगाम लगा। लेकिन अब किस परिप्रेक्ष्य में कवासी जी बोल रहे हैं तो समझ से परे है। सर, आपने लगाम लगा ये शब्द प्रयोग किया। हमने तिरुपति कटला, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे बीजापुर में, उनके परिवार वालों से हमने बात किया, वहाँ के एसडीएम से बात किया।
उनके परिवार वालों का आरोप था कि उनके हत्या के बाद कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमने वहाँ के विधायक से भी बात किया। देखिए, जो नक्सल घटनाएं होती हैं जी उसमें पुलिस एफआईआर तो लिखती है, जी लेकिन अब किसके ऊपर कार्रवाई करें, वो जंगलों में चले जाते हैं। जी तो एक बड़ा चुनौती है कि जो पीड़ित है उनके साथ न्याय कर पाना। परंतु मैंने आपको इससे पहले भी अभी कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है आने वाले 5 साल में जिस प्रकार से भी होगा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त। जी सर, एक सवाल और है आपसे। विनय जायसवाल जी ने आपके ऊपर, पूर्व विधायक विनय जायसवाल जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था आदिवासियों के ज़मीन हड़पने का, क्या कुछ मामला था? बोलते हैं ना कि ऊपर में भी कोई शक्ति काम करती है, जी नीचे वाले की इच्छा से कुछ नहीं होता। जी वो उस समय मेरी टिकट कटवाने के चलते वो जानते थे कि जनता किस प्रकार से मुझे चाहती है और उसकी प्रमाण मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव में उसका प्रमाण भी मिला और तमाम तरह से मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने साजिश रचकर फर्जी तरीके से बातों को पेपरों में उठाना, अपने चिन्हित लोगों को लाकर धरना प्रदर्शन करवाना। जिस आदिवासियों की ज़मीन वो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ज़मीनें तो एक खड़गवां क्षेत्र में ही हैं, ट्राइबल्स के। अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव मुझे 6,800 वोट मिले थे, इस बार इस क्षेत्र से 12,500 वोट मिले, वोट डबल हो गया। अगर मैंने आदिवासियों की ज़मीन छीनी होती या लूटा होता या प्रताड़ित किया होता तो मेरे वोट शेयर घटते, डबल नहीं होते, और डबल हुए वोट शेयर। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मंत्री होने के बावजूद भी पूरा अधिकार दे रहा हूँ कि एक भी किसी आदिवासी के ज़मीन हम अगर छीने हों, किसी का भी, तो मैं उसके लिए स्वयं न्याय करने के लिए तैयार हूँ। कोई एक भी व्यक्ति आकर बोले कि मेरा यहाँ पे ले लिया ज़मीन, लूटने तो दूर की बात है, वो तो 100 एकड़ बोल रहे थे, 1 इंच भी कोई बता दे तो उस समय प्रायोजित वीडियो तैयार करना, प्रायोजित आरोप लगाना, उसका परिणाम आप देख लिए। वो कहाँ रहे, हम कहाँ रहे। सर, पूर्व सरकार इतनी सारी योजनाएं लेके आई, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में उनकी कौन सी योजना सुचारू रूप से काम कर पाई है? देखिए, मैं तो अपने से बोलूँगा तो आप बोलेंगे पॉलिटिकल बात करते हैं, परंतु मेरे को एक कोई योजना पिछली सरकार का कोई भी एक बता दे। यूनिवर्सल योजना छोड़कर, अब वो बोलेंगे चावल दिए, तो चावल तो पहले से ही मिल रहा था, यूनिवर्सल योजना है। बोलेंगे इलाज कराए तो आयुष्मान कार्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले से दे रहे थे। बोलेंगे स्कूल में मध्याह्न भोजन खिलाए तो पहले से चल रहा है। उसके अलावा 4 सेक्टर हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नहीं। आत्मानंद के नाम पर किस प्रकार का घोटाला हुआ है, विधानसभा में आया था, आपने देखा होगा कि केवल स्कूलों का बोर्ड परिवर्तन करके, ना कोई नया स्टाफ, ना कोई नया विजन, ना कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी, सिर्फ उनको रंग रोगन करके हजारों करोड़ रुपए का बंदर बांट। न तो स्वास्थ्य की दिशा में इन्होंने कोई काम किए। अपने विधानसभा में एक बोर्ड लगाए थे, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरमिरी को। जब बात मीडिया उडिया तक गई तो उन्होंने रातों रात बोर्ड को हटवाया। वो बिल्डिंग आज भी अधूरी थी। अभी 80 लाख रुपए मैंने डीएमएफ से उसको दिलाया है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हमने अपग्रेड करने के लिए, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री हूँ तो अपने क्षेत्र में पूरे प्रदेश के साथ साथ इस क्षेत्र का विशेष रूप से मेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि मैं ध्यान दूँ। तो वो बोर्ड तो लगाए थे, लेकिन उसको पूरा हम करेंगे। कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेलवे का इनकी सरकार ने, इनके ही कहने पर लिखा होगा कि वो क्रेडिट मुझे ना मिले, रेलवे लाइन को लिख दिए थे कि उसकी आवश्यकता नहीं है। पानी के लिए यहाँ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। 153 करोड़ का जल आवर्धन को इन्होंने लिखा पहले, ये लगभग 75 करोड़ का था पहले। इन्होंने लिखा कि चिरमिरी में आबादी घट रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने 153 करोड़ का अमृत जल मिशन से स्वीकृति दिलाया है चिरमिरी के लिए। चिरमिरी से महेंद्रगढ़ को जोड़ने वाला 5 साल में एक गिट्टी तक नहीं रख पाए, उसको हमने अभी 40 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिलाकर डबल लेन पूरा कराने के लिए बजट में ले लिए हैं और पैसे भी दिलाएंगे उसको। खड़गवां क्षेत्र में हमने कृषि महाविद्यालय खोलवाने का काम किया है। मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज का
कई बार चरणदास महंत जी भूमि पूजन किए थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो भूपेश बघेल जी आकर वो घोषणा करके गए थे, विनय जायसवाल जी फेसबुक में चला रहे थे, हुआ क्या? उसका ना तो आज तक जमीन आवंटन करा पाए थे, ना तो बजट में 1 रुपया दिला पाए थे। मैंने 100 करोड़ रुपया इस बजट में दिया है मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़ के लिए। 100 एकड़ जमीन हमने आवंटित करा दी है, उसकी टेंडर प्रक्रिया होंगे अभी आचार संहिता के बाद। तो चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, खड़गवां में मैं बताया कि कृषि महाविद्यालय हमने खुलवा दिए हैं, बजट में आगे इस सत्र से चालू हो जाएगा। तो एक भी काम इन्होंने नहीं किया। मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने 90 दिन में इस क्षेत्र के लिए जितना कराया, उसकी तुलना ये 5 साल में बता दें कि उसकी तुलना में क्या कुछ काम हुआ। लाइवलीहुड हमने खुलवाया था, उसको बंद करा के आत्मानंद चालू करा दिए। हमारा लाइवलीहुड चालू कराएंगे, आत्मानंद भी चलेगी, विद्यालय उसके लिए भवन है। तो कोई भी काम नहीं हुआ 5 साल में। जी सर, हमने पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा था कि भाजपा अपनी योजनाएं तब लेके आई जब हम योजनाएं लेके आए थे। अगर हम योजनाएं नहीं लाते तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में ना होती। उमेश भी हास्यास्पद बात करते हैं। योजना तो जरूर लाए थे, वो चुनाव के समय वादा किए थे कि 500 रुपया महीना देंगे, 6000 सालाना देंगे। वो ठीक बोल रहे हैं, योजना वो लाए थे, लेकिन 5 साल तक उनको योजना का ध्यान ही नहीं था। एक भी माता बहन को उन्होंने 5 रुपया नहीं दिया। और हम जो है 1000 रुपया बोले महीना का, सालाना 12000, तो 15000 की बोली लगाए चुनाव में। लेकिन जनता समझती थी, उन्होंने उनके 15000 को स्वीकार नहीं किया, हमारा 12000 को स्वीकार किया, और हम 1000 रुपये प्रति महीना दे भी दिए। तो उमेश जी का अभिप्राय वही होगा कि जो 500 रुपया महीना, सालाना 6000 वो दे नहीं पाए थे, जिसको उन्होंने घोषणा किया था, और घोषणा पत्र में मैं कोरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनका कहना ठीक है कि उन्होंने योजना का ध्यान लाया था, तो इसका जवाब जनता दे भी दिया उनको। सर, ये सवाल जो आपका है कार्यक्रम में, हम आम जनता के भी कुछ सवाल रखते हैं। हल्दीबाड़ी चिरमिरी से विधि विश्वकर्मा का सवाल है। सर, वहाँ खदानें बंद हो चुकी हैं, पुरानी खदानें। इस कारण विस्थापन की स्थिति आ चुकी है, लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ खदान में अभी कोयला पर्याप्त है, अंजनी खदान हो गया। तो क्या कुछ उसके लिए आप करने वाले हैं? विश्वकर्मा जी का सवाल बहुत जायज़ है। उनके बातों में दम भी है और दर्द भी है। वाकई में चिरमिरी की जनसंख्या कभी 1.5 लाख थी, अभी 75,000 है। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ व्यवस्थित कोयले का उत्खनन नहीं होने से कई माइंसों में कोयले छूट गए हैं। ये बात सही है, यहाँ खदान में कोयला है। जब विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव हारने के बाद मैं खाली था, कई बार मैं दिल्ली गया, माननीय कोयला मंत्री जी से मिला, तो जो माइनिंग बंद हो चुके थे उसमें 2 माइंस की मैंने विधि जी को बता दीजिएगा कि हमने स्वीकृति कराया है। एक में तो काम भी चालू हो गया है, अंजन हिल माइंस और बरतुंगा माइंस, ये दोनों माइंस को हमने चालू करा दिया है। उसका एक का टेंडर प्रोसेस में है और एक हो गया है, काम भी चालू है। तो उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और उसके इनडायरेक्ट और लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार जो साजा पहाड़ और लक्ष्मण धरिया, जो 2 कोल माइंस थे, इनमें भी माइंस है, उसका सर्वे कराने हेतु कहा गया था, परंतु जो लागत है उसके अनुरूप कोयला कई गुना महंगा पड़ेगा। तो भारत सरकार ने उसमें एक बड़ा निर्णय लिया है। दोनों में जो सौर ऊर्जा से, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा विजन है कि सूरज से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो बड़ी संख्या में लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें सोलर एनर्जी के लिए करेंगे। पूरे क्षेत्र में लाखों की संख्या में सोलर प्लेट लगाकर, तो उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में है। उसके अलावा भी मैं मीडिया से आपको नहीं बता सकता, कुछ प्लान मैं कर रहा हूँ, लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार देने की मैं योजना बना रहा हूँ। ये मेरा कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये भी मेरे भावनाओं से जुड़ा विषय है कि चिरमिरी की आबादी को फिर से रोक कर आगे बढ़ाने में, पलायन रोक कर लोगों के यहाँ बसने के लिए जो हो सकता है मैं करूँगा। इसलिए तो मेरे को भरोसा है कि चिरमिरी आगे बढ़ेगा। तभी तो 153 करोड़ का जल आवर्धन हम लाए हैं, तभी तो हम रेलवे लाइन को 241 करोड़ का प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराए हैं, तभी तो हम यहाँ जो है जो मेडिकल कॉलेज है चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के बीच स्थापित कर रहे हैं। ये पलायन रोकने का ही एक
सूत्र है। सर छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आने वाली हैं लोकसभा सीट में? वो तो बच्चा बच्चा जानता है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें ही आएंगी, ये कोई राजनीतिक बातें भी नहीं है, क्योंकि पिछले बार ही हम 9 सीटें जीते थे और 2 सीटें 30,000 के अंदर से ही हारे थे और 2 सीटें बहुत कम वोट से हार गए, नहीं तो 11 पिछले भी जीते। इससे पहले के रिकॉर्ड है और इससे पहले के 3 चुनाव का हम 10 सीट हमेशा जीते हैं। 1 सीट कांग्रेस पाती थी, लेकिन इस बार वो भी 1 भी सीट नहीं पाएगी। कांग्रेस बता दे कि कौन सी सीट में वो फाइट करेगी, फाइट भी नहीं करेगी ऐसा लगता है किसी में। मोदी जी की बयार चल रही है, प्रचंड लहर है। 10 सालों का गरीब कल्याण का जो कार्य हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल में भारत को स्थापित किया है, आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार सुदृढ़ किया है, गरीब कल्याण के लिए, चाहे गरीबों के लिए मकान की बातचीत हो, चाहे शौचालय की बातचीत हो, चाहे कोरोना काल से लेकर मुफ्त अनाज की बातचीत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातचीत हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की बातचीत हो, एक बड़े सेक्टर में जो है गरीब कल्याण के कार्य हुए जिससे आम आदमी को, डायरेक्ट बेनिफिशरी को डायरेक्ट फायदा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास, ये डायरेक्ट उनके खाते में गया, कितने लोग कल्याण हुआ। उसी प्रकार से जो 90 दिन की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उसमें अगर कोई नंबर देना चाहेगा तो 100 में 100 के साथ बोनस ही देगा जो राजनीतिक विश्लेषक होगा। ये अप्रत्याशित रूप से काम हुए हैं कि 2 साल के किसानों का पिछला बोनस दे पाना, महतारी वंदन को चालू कर पाना, 70 लाख सुपर माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रति महीने की योजना को लाभ देना, 2 साल का पिछला बोनस को दे पाना, साथ ही साथ जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना, अनुपूरक में उसके लिए 3800 करोड़ देना, 12,000 करोड़ करीब बजट ईयर में देना, ये तमाम बड़े काम हुए हैं। जो मेडिकल कॉरिडोर पूरा हमने जो बनाने का काम किया है, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज और ऐसे 4 और मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी खोलकर उसको सिम्स के रूप में विकसित कर रहे हैं, आगे एम्स के तर्ज पर उसको डेवलप करेंगे। जगदलपुर में एम्स के तर्ज पर वहाँ डेवलप करेंगे। बिलासपुर के लिए हमने 700 करोड़ दिया, सिम्स 1954 का भवन था उसके लिए। मेकाहारा का क्षमता को हमने डबल इस बजट में कर दिया है, 700 अलग से बेड और 778 करोड़ रुपए का भवन हेतु किया। तो एक छत्तीसगढ़ को हर क्षेत्र में हमने इसमें किया है, तो इसका लाभ मिलेगा। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने प्रदेशवासियों को कोई संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? निश्चित रूप से प्रदेश वासियों को मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, 100% मतदान करें। और साथ ही साथ आपके टीवी चैनल को भी, TNR न्यूज़ को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन कि आपने नीचे तक जाकर लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जी हमारे साथ जुड़े थे श्याम बिहारी जायसवाल जी, कैबिनेट मंत्री जो हैं वर्तमान में। अगली बार भी हम और दिग्गज नेताओं से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।